नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कश्मीर घूमने आए पर्यटकों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चश्मदीदों ने दावा किया है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा, जैसे ही उन्होंने हिंदू नाम सुना तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही जा रही है। आतंकवादियों ने पुलगाम की बैसरन वैली में घुड़सवारी कर रहे एक टूरिस्ट समूह को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक अब तक घायलों की संख्या 10 या 12 तक बताई जा रही है। अभी तक एक टूरिस्ट की मौत की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी। पीएम ने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। आपको बता दें, पीएम मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं। घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह को फोन मिलाया और तुरंत पहलगाम जाने का निर्देश दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सूचना पीएम मोदी को देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। वो पहले श्रीनगर पहुंचेंगे। गृह मंत्री टूरिस्टर पर हुए इस हमले के दौरान घायल हुए लोगों से मिलेंगे। उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकियों पर हमले की खुली छूट दी है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी के लिए निकल सकते हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान वो पहलगाम में मौजूद रह सकते हैं। इस मामले में भारतीय सेना की विक्टर फोर्स के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान इस काम में लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक विक्टर फोर्स के जवानों ने हमलावरों का पीछा करने के लिए घाटी में ऊंचे इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कर्नाटक कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद सरकार ने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी के शासन में देश भर में आतंकी हमले बढ़े हैं और स्थिति नियंत्रण में नहीं है। हरिप्रसाद ने सरकार पर हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति करने का भी आरोप लगाया, जिससे देश का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटक रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र की नीतियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में नाकाम रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि संसद ही देश की सर्वोच्च संस्था है जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले के हमलों की आलोचना पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। बता दें, इससे पहले भी धनखड़ न्यायपालिका पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने को असंवैधानिक ठहराया गया था। धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दिया था। न्यायपालिका पर धनखड़ के हमले के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने धनखड़ को आड़े हाथों लिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही कार्यपालिका। संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह समझा है। सिब्बल ने अपने पोस्ट में उपराष्ट्रपति का नाम नहीं लिया। वरिष्ठ वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनकी कुछ भाजपा नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि उपराष्ट्रपति गलत हैं। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा तब होता है जब कम पढ़े लिखे लोग राज्य के उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार बयान दे रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संस्थान यानी सुप्रीम कोर्ट पर हर दिन हमले होते रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को बिल पास करने के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद शुरू हुई आलोचनाओं को हल्के में खारिज किया। ये तब हुआ जब उन्होंने कर्नाटक के एक अखबार की रिपोर्ट से जुड़े न्यायालय की अवमानना के मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की आलोचना करने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। दरअसल मामले को तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी के पीठ के सामने प्रस्तुत किया गया। वकील ने बेंच को बताया कि दुबे ने कहा कि CJI देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं और उनकी टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद शीर्ष अदालत के लिए सोशल मीडिया पर अपमानजनक वाक्यांशों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव के शरबत जिहाद बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रामदेव ने ये विवादास्पद टिप्पणी रूह अफ़ज़ा के खिलाफ की थी, जिसे कोर्ट ने अक्षम्य और न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया। ये मामला उस समय सामने आया जब रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत के प्रचार के दौरान रूह अफ़ज़ा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इसकी बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में होता है। हालांकि रामदेव ने अपने वीडियो बयान को कोर्ट की फटकार के बाद वापस ले लिया। आज संसद में बांसुरी सुराज एक बैग लेकर पहुंची जिस पर लिखा हुआ था नेशनल हेराल्ड की लूट। अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज के बैग पर प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी से जब बांसुरी सुराज के बैग के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, वो ही लेकर घूम रही हैं नेशनल हेराल्ड की लूट। मुझे तो मजेदार लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये आपका आइडिया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि नेशनल हेराल्ड की लूट और वो खुद बैग रख रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो मुस्कुराने लगी। जो ऊपर से बताया जाता है वही करती हैं, वही ईडी के अफसर अंदर बताते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जनता सब कुछ समझ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बैग काफी सुर्खियों में रहा था जब उन्होंने फलस्तीन और बांग्लादेश जैसे मुद्दे पर संदेश लिखा था। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी एक विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं और उन्होंने अब अपनी इस टिप्पणी पर माफी मांगी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं गुस्से में किसी को एक जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल दिया। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी हैं और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत हैं, मेरा परिवार मुझसे आहत है, बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनको मैं इज्जत करता हूँ मेरे उस गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत हैं। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ समाज से, जिनको मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। उन्होंने अपने इस पोस्ट में अपने सारे सहयोगी दोस्तों, परिवार से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो अपने गुस्से पर काम करेंगे और अपनी बात रखने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने फुले फिल्म की रिलीज को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अब ब्राह्मण को समस्या है फुले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थी? अपनी इस टिप्पणी को लेकर अनुराग कश्यप निशाने पर आ गए और उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब उन्होंने माफी मांगी। प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से किए गए एक ग्लोबल सर्वे में एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि धर्मांतरण एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। ये विशेष रूप से ईसाई और बौद्ध धर्मों में सबसे अधिक देखा जा रहा है। प्यू रिसर्च ने 36 देशों के 80,000 से ज्यादा लोगों पर एक स्टडी की और उन्होंने पाया कि कई विकसित देशों में लोग तेजी से अपने जन्मजात धर्म को छोड़कर नास्तिकता या अन्य धर्मों को अपना रहे हैं। प्यू रिसर्च सर्वे के अनुसार भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन की दर बेहद कम है। भारत में लगभग 99% हिंदू अपने जन्मजात धर्म पर स्थिर हैं, जबकि अमेरिका, श्रीलंका जैसे देशों में कुछ अपवाद देखने को मिले हैं। वहीं बांग्लादेश में हुए सर्वे के अनुसार यहाँ भी धार्मिक स्थिरता सबसे अधिक है। यहाँ 99% मुसलमान अपने जन्मजात धर्म पर बने हुए हैं। सर्वे में यह भी सामने आया है कि ईसाई समुदाय में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है, खासकर पश्चिमी देशों में। स्पेन में 36% ईसाई युवावस्था में अपना धर्म छोड़ चुके हैं। अमेरिका में यह आंकड़ा 22% है। ब्रिटेन और फ्रांस में 28%, कनाडा में 29% और जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन में लगभग 30% लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इनमें से अधिकांश अब खुद को नास्तिक या धार्मिक रूप से अनिर्धारित मानते हैं। इसके विपरीत इन देशों में नए लोगों का ईसाई धर्म में शामिल होना बेहद कम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर सियासी दांव पेच शुरू हो गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को दोहराकर सियासी हलचल मचा दी है। चिराग ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरा ध्यान बिहार पर है, बिहार मुझे बुला रहा है। अब उनकी इसी टिप्पणी को बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के खेमों में सीट बंटवारे के लिए दबाव मारने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग की पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में 40 सीटों पर दबाव ठोक रही है। 8 अप्रैल को एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट के नजरिए को रेखांकित करते हुए कहा था, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। बिहार से बाहर निकलकर बिहारी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। हालांकि चिराग ने यह स्पष्ट किया कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी नजर 2030 के चुनावों पर हो सकती है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.